हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और ये सीरीज चल रही है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद क्विक कॉन्सेप्ट। तो टॉपिक का नाम है मैग्नेटिज्म और आज हम देखेंगे इस पे फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। तो अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, उस केस में हमारा फोर्स क्या होता है? तो उस केस में हमारा फोर्स डिफाइंड होता है लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स यही आता है F बार इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होता है QE और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से Q V बार क्रॉस B बार। अब यहाँ पे मूविंग चार्ज इसलिए लिया है कि अगर चार्ज ना मूव करता तो वेलोसिटी ज़ीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर कोई भी फोर्स ना लगता। तो अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, तो उस केस में उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से QV क्रॉस B। तो हम यहाँ पे सिंपल केस कंसीडर करते हैं जिसमें हम मानते हैं कि अगर ये वेलोसिटी है चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और एक थर्ड एक्सिस जो हमारा z एक्सिस है, सपोज ये x ये y और ये z एक्सिस जो बोर्ड के बाहर निकल रहा है वो है b बार। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि सिंपल केस लेते हैं जिसमें b बार हमारा e बार के परपेंडिकुलर होगा और ये सब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होंगे। तो ऐसे केस में हमारा क्या होता है, सपोज ये चार्ज है Q। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या आएगा? QE। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड FE की वैल्यू क्या आ गई? QE। अब देखते हैं इस चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर लगेगा। प्लस Q चार्ज है तो V क्रॉस B होता है, तो B हमारा बाहर की तरफ है, B की एक्सिस बाहर की तरफ है, तो V के डायरेक्शन में हमने फिंगर्स रखी और कर्ल कर दिया अलोंग B। तो फोर्स हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स आया नीचे की तरफ QVB। अब QVB क्यों लिया है? क्योंकि V और B के बीच में एंगल कितना हमारा 90 डिग्री। V क्रॉस B होता है VB साइन थीटा, यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो सिंपली हमारा QVB आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा होता तो ये चार्ज डिफ्लेक्ट हो सकता है, नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि ये चार्ज अपना पोजीशन ना चेंज करे, जिस पाथ पे अगर ये सपोज सीधे मूव कर रहा है तो ये सीधे मूव करता रहे, डिफ्लेक्ट ना करे, अपने ओरिजिनल पाथ से ना डिफ्लेक्ट करे। उस केस में हमारा क्या होना चाहिए? ये दोनों फोर्सेस इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं FE इक्वल टू FM। तो यहां से क्या आ जाएगा? FE था हमारा QE और QVB फॉर नो डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज। तो दोनों इक्वल होगा। इस केस में हमारा वेलोसिटी क्या आ गया? E/B। तो अगर हमारे चार्ज की वेलोसिटी E/B रेशियो में रहेगी, इसका मैग्नीट्यूड ये निगेटिव आएगा, उसको नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं।
तो वेलोसिटी अगर E बाई बी की जो वैल्यू है उतनी अगर रहती है इस चार्ज की, तो ये चार्ज हमारा डिफ्लेक्ट नहीं करेगा और सीधा चला जाएगा। इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं हम साइक्लोट्रॉन में। तो साइक्लोट्रॉन क्या है उसको भी देखेंगे। तो साइक्लोट्रॉन हमारा एक मशीन होता है जिसमें हम चार्ज को हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? तो ये क्विक कॉन्सेप्ट सीरीज है, तो यहाँ पे जल्दी से देखेंगे। तो साइक्लोट्रॉन में 2 Ds होते हैं, ये अंदर से हॉलो है, ये पूरा मेटल का होता है, ये दोनों मेटल के सपोज बिस्किट टाइप के हैं और अंदर से हॉलो हैं। अब हम यहाँ पे रखते हैं चार्ज सपोज +Q और क्या करते हैं, इन डीज को कनेक्ट कर देते हैं हम एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से, AC से करंट करते हैं। इससे हमारा क्या होता है, सपोज AC में हमारा क्या होता है, करंट पहले इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर ज़ीरो होता है, फिर डिक्रीज करते करते एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचता है, फिर इंक्रीज करता है, फिर ज़ीरो होता है। तो AC में हमारा करंट फ्लक्चुएट करता रहता है हर पॉइंट पर। तो सपोज पहले के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे सपोज कोई भी करंट अगर फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा मतलब चार्ज फ्लो हो रहा, यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी इस AC सोर्स की वजह से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है। अब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेट यूज कर देते हैं, मैग्नेट यूज करेंगे नॉर्थ और साउथ। तो हम क्या कर रहे हैं, सपोज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ये हमारा है B बार का डायरेक्शन। तो अब हमें दिख रहा अगर ये E बार है और B बार ऊपर की तरफ है, तो ये चार्ज हमारा मूव किया सीधे गया। अब क्योंकि ये कंडक्टर है तो चार्ज इसके, जो भी चार्ज यहाँ पे होगा वो इसके सरफेस पर ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये चार्ज जैसे ही अंदर गया इस पॉइंट पे पहुंचा, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो चार्ज का डायरेक्शन है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, तो फोर्स कैसे लगेगा, तो देखते हैं। चार्ज का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और हमारा फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स आ रहा अंदर की तरफ, तो मतलब ये क्या करेगा, अंदर की तरफ लगेगा और यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन करता हुआ चार्ज बाहर आ जाएगा। और जैसे ही ये सर्कुलर मोशन हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, चार्ज बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, बस अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये वेलोसिटी इंक्रीज कर चुकी है, अब इसके अंदर जाएगा, ये सर्कल परफॉर्म होता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अब ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, जब तक इसकी वेलोसिटी, हम चाहते हैं जितना रेडियस इस D का है उसी पॉइंट पे वो बाहर आ जाए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ चार्ज, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ चार्ज आएगा, मैक्सिमम रेडियस जब अटेन कर लेगा, तो हमें पता है R = mv/qb होता है, तो यहाँ से V आ जाएगा हमारा qbr/m। तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी दैट कैन बी अचीव्ड बाय चार्ज Q। R हमारा क्या है, रेडियस ऑफ डीज। अगर इसका टाइम पीरियड देखें,
टाइम पीरियड होता है 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सपोज इसका हम मैक्सिमम रेडियस पे अगर बात कर रहे हैं तो टाइम पीरियड होता है 2πm/क्यूबी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा कितने टाइम में, ये तो हुआ हमारा टाइम पीरियड 2πm/क्यूबी, और हाफ सर्कल completes in t/2। t हमारा क्या है 2πm/क्यूबी, ये है टाइम पीरियड ऑफ दैट रिवॉल्यूशन, कि इतने टाइम बाद हमारा रेडियस चेंज हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो टाइम पीरियड है चार्ज का, तो हम चाहते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वैसी रहे कि जब ये बाहर आए तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाए, जब ये इधर मूव करे तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर साइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो इसका टाइम पीरियड है चार्ज का वो इक्वल कर देंगे इस AC वाले टाइम पीरियड से। तो इसका टाइम पीरियड ये है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लें, तो फ्रीक्वेंसी हम इक्वल कर देंगे चार्ज की इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 टाइम पीरियड, तो 1/2πm/क्यूबी। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इतनी कर दी तो हमारे ये सिंपली सर्कुलर लूप परफॉर्म करता रहेगा। तो यहाँ पे बस इतना ही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये आया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब हम देखेंगे कि जब ये वेलोसिटी से, कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी से जब एस्केप कर रहा है तब उस समय चार्ज की एनर्जी क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी व्हेन चार्ज एस्केप्स D, काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा ½ mv², ½ m। अभी हमने v देखा था, मैक्सिमम कैसे निकाला था, रेडियस से, r = mv/क्यूबी। तो यहाँ से v आ गया हमारा QBr/m। तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे QBr/m का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा Q² B² R²/2m। तो जब चार्ज एस्केप करेगा उस समय उसकी एनर्जी इतनी होगी। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन, अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है सपोज रॉड, और इस पर करंट फ्लो हो रहा है I। इसको हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पर एक फोर्स लगता है। अब हमें पता है करंट अगर ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा वो फाइंड करना है। तो फोर्स आता है हमारा I/B×L। L क्या है हमारा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं। तो हमें क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यहाँ से या तो B×L भी ले सकते हैं या फिर सिंपली B है हमारा अंदर की तरफ, करंट है ऊपर की तरफ,
तो ये आ गया हमारा पाम इंडिकेट कर रहा फोर्स। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पाम रूल। तो ये हमारा थंब अगर करंट का डायरेक्शन है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो पाम इंडिकेट कर रहा फोर्स का डायरेक्शन। तो यहाँ पे करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये आ गया, पाम आ रहा हमारा इधर की तरफ, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन कंडक्टर, तो ये लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है आई बी क्रॉस एल। यहाँ पे तो हमें दिख रहा बी और एल के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो सिंपली आई बी एल आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अगर दो वायर हैं जो करंट कैरी कर रहे हैं, सपोज एक I1 कैरी कर रहा और एक I2, दोनों में सपोज सेम डायरेक्शन में करंट है, और सपोज सेकेंड केस देखते हैं, एक में करंट इधर जा रहा और दूसरे में करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा। इस केस में हम फोर्स का डायरेक्शन भी देखेंगे और फोर्स की वैल्यू भी निकालेंगे। इन दोनों के बीच में सेपरेशन अगर R है तो उस केस में हमारा फोर्स कितना आएगा। अब I1 क्या करेगा, I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती है, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है सर्कुलर, तो यहाँ पे I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या आएगी, अंदर की तरफ आएगी, तो ये आएगा B1 ड्यू टू I1। उसी तरह I2 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थंब के डायरेक्शन में, थंब रखा करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आई। अब इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अब हमारा क्या हो गया कि ये कंडक्टर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। अब जैसे ही ये कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इस पर फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आई बी हमारा अंदर की तरफ, फोर्स आ रहा इधर की तरफ, तो यहाँ पे फोर्स लगा F1 सपोज। यहाँ पे भी क्या है, ये ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो यहाँ पे फोर्स लगा दूसरा फोर्स F सपोज 2। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर F1 देखें, F1 की वैल्यू क्या आएगी, I, जो कि यहाँ पे I2 है, B1 और L क्या है, इसका लेंथ, सपोज L ले लिया हमने, तो B और L के बीच में एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है B और L। L क्या है, इसका लेंथ, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो साइन 90 होगा, IBL साइन 90, जो कि आएगा सिंपली हमारा साइन 91 होता है, तो I2 B1L। F2 क्या आ जाएगा, I1 B2 और L। अब यहाँ पे अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड R डिस्टेंस पे कितनी आ रही, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट कैरिंग वायर की वजह से म्यू नॉट I 1 अपॉन, तो 1 की वजह से देखें अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, और मैग्नेटिक फील्ड 2 की वजह से देखें तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। अगर इसको यहाँ पुट करें तो I2 इंटू B1 आ गया हमारा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज देखोगे तो सेम आए, यहाँ पे क्या आएगा, I1 B2 हमारा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R हो जाएगा। तो दोनों फोर्सेस कैसे हैं, सेम है, तो यहाँ पे दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब भी करंट सेम डायरेक्शन में हो, तो अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, अट्रैक्ट होगा, तो दोनों वायर क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस केस में देखते हैं I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, I2 क्या है, नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे कैसे निकालें, I2 रखा नीचे की तरफ और यहाँ पे इस पॉइंट पे देखना है, तो ये आ रहा इधर की तरफ, इधर भी अंदर की तरफ आ रहा।
I1 की वजह से भी अंदर और I2 की वजह से भी अंदर की तरफ आ रहा है। ये आया हमारा ड्यू टू 2, ये आया ड्यू टू 1। यहाँ पे भी फोर्स सेम आएगा, सिंपली निकाल सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे डायरेक्शन, I1 B हमारा अंदर की तरफ है तो फोर्स लग रहा इधर की तरफ, I2 B हमारा अंदर की तरफ है, फोर्स हमारा बाहर की तरफ। तो ये दोनों वायर क्या कर रहे हैं, तो करंट कैसा है हमारा, करंट अगर अपोजिट है तो वायर्स क्या करेंगे, वायर्स रिपेल। बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट बात है कि जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो अट्रैक्ट, और जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो रिपेल करेंगे। और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा, फोर्स की वैल्यू आई है म्यू नॉट I1 I2 L/2πr। L है हमारा लेंथ ऑफ द वायर, R हमारा है वायर्स के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, ताकि हमें याद करने में आसानी रहे। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे।